सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अमित दीक्षित। आप देख रहे हैं इस समय ईडी एजुकेशन। इस समय आप जो देख रहे हैं वो है कोर्स 504 और कोर्स 505 के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज़। तो इस सीरीज़ में अगर आपने अभी तक पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है, ज़रूर देखिए, बेहतर तैयारी कीजिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज इस लेक्चर में हम आगे बढ़ रहे हैं और कवर करते हैं हमारा अगला टॉपिक। आज हम शुरू कर रहे हैं इकाई 8 यानी कि यूनिट 8 कोर्स 504 की। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ। कोर्स 504 ब्लॉक 2 इकाई 8 की तरफ। तो यूनिट 8 जो है कोर्स 504 की मैथ्स का ये कोर्स है, आप जानते हैं। तो इसकी तरफ बढ़ेंगे तो इस इकाई का नाम है यहाँ पर आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में इस इकाई में हम जानेंगे। महत्वपूर्ण है ये इकाई, आप ज़रूर इसको अच्छे से समझें। तो इसके इंट्रोडक्शन के साथ हम बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में इसमें बताया गया है कि यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हम साधारण तौर पे बात करें तो जितने भी देश में क्रियाकलाप हैं, जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं विकास से संबंधित, आप आंकड़ों से भली भांति कहीं ना कहीं परिचित होंगे। कई तरह के आंकड़ों की बात अक्सर आपको सुनने को मिलती है। जैसे कि हम बात करें भूमि है, ज़मीन की बात हो, राजस्व की बात हो, कहना चाहिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है, आज एग्रीकल्चर का कितना उत्पाद हुआ, कितना फसल पैदा हुई, कितनी हमारी पैदावार है, मानव शक्ति कितनी है, ह्यूमन रिसोर्स कितने हैं, इस तरह के ढेर सारे आंकड़े आपके सामने प्रदर्शित होते हैं। सरकार भी आप जानते हैं कि गवर्नमेंट कई आंकड़ों को प्रस्तुत करती है। हमने इस सेक्टर में इतना ग्रोथ किया, हमारी जीडीपी भी आंकड़ों में होती है। कई चीज़ें आंकड़ों से आप बड़ी भांति परिचित हैं। तो आंकड़े हमें एक तरीका होते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है कि, और आंकड़ों के ज़रिए हम काफ़ी कुछ यहाँ पर समझ लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं किन्हीं चीज़ों की प्रदर्शन के बारे में, किसी चीज़ों को हल करने के बारे में। यहाँ पर बताया गया है इनको आंकड़ों को संग्रहित करने के भी कई तरीके होते हैं। उनको किस तरह से रिकॉर्ड करना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरह के आंकड़े जो हमें प्राप्त हो रहे हैं उन्हें किस तरह से रिकॉर्ड किया जाए, क्या तरीके हैं, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, ये भी डिस्कस करना ज़रूरी है। दैनिक जीवन में भी कई चीज़ें आपने इस तरह से देखी होंगी ही। आंकड़ों के तौर पर आप आम जिंदगी में भी कई चीज़ें यहाँ पर कहना चाहिए रिकॉर्ड करके रखते हैं और उनका उपयोग करते हैं किसी न किसी ख़ास चीज़ के लिए, और अपने कहना चाहिए मैनेजमेंट बनाने के लिए, अपने घर का या अपने आर्थिक रूप से कोई भी चीज़ का मैनेजमेंट करना हो। तो आंकड़ों से निष्कर्ष निकालना और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में इनका उपयोग करना अक्सर किया जाता है। प्राय बच्चे भी ऐसे क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं, जैसे कि आंकड़ों को संभालना होता है, जिसके ज़रिए उनके मौलिक ज्ञान के लिए ये बहुत आवश्यक है। स्वयं भी वो अपने खेलों तक क्रियाकलापों के माध्यम से आंकड़े जो होते हैं उनकी उत्पत्ति करते हैं। तो हम कई ऐसी एक्टिविटीज़ में बच्चों को लगाते हैं जिससे कि वो आंकड़ों को समझें और आंकड़ों के ज़रिए चीज़ें निकालना सीखें। ये उनमें भी समझ हम शुरू से ही पैदा करते हैं। बच्चों की सहायता के लिए कुछ कौशलों की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो आंकड़ों को संभालने के लिए परिपक्व हो सकें, समझ सकें, और उनके लिए वो लाभप्रद भी होगा। तो यहाँ पर हम इस यूनिट में बहुत कुछ आंकड़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन के साथ यहाँ पर ये बताया गया है। तो आंकड़ों का संग्रह और निरूपण, ये 8.3 आगे टॉपिक है। तो आंकड़ों का संग्रह और निरूपण की हम बात करें तो दैनिक जीवन में आपने ये सब चीज़ें देखी ही हैं। आपको अपना मासिक वेतन, अगर आपको सैलरी मिलती है तो उसको किस तरह से आप व्यवस्थित करते हैं दैनिक उपयोग की चीज़ों में, चाहे वो बिजली के बिल का भुगतान हो या महीने का सामान हो, बच्चों के लिए कोई उनकी फ़ीस हो, दवाइयों पर खर्चा हो, हर चीज़ की सूची आप बनाते हैं, उनके आंकड़े आप लिखते हैं और ये देखते हैं कि कितना खर्चा हो रहा है, कितनी बचत हो रही है, और उसके द्वारा एक सही पिक्चर आपके सामने आती है कि हम किस स्थिति में हैं, कितनी बचत हम कर पा रहे हैं, कितना हमारा खर्चा है। शिक्षक के रूप में भी आपको इन आंकड़ों की समझ को समझना बहुत ज़रूरी है। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक वार्षिक आधार पर संग्रह आंकड़ों का कितना ज़रूरी है, ये आप सभी शिक्षक वैसे भी जानते होंगे। बच्चों की बात करें तो लड़के लड़कियों की संख्या कितनी है, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे कितने हैं, कितनी उनको छात्रवृत्ति मिल रही है, कितने कार्यों में उनको दिया जा रहा है, वेतन पर मासिक व्यय कितना हो रहा है, सभी जानकारियां यहाँ पर आंकड़ों के तौर पर आजकल स्कूलों में व्यक्त की जाती हैं। आप शिक्षक हैं तो आपको कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आंकड़ों के तौर पर प्रस्तुत करनी पड़ती होगी गवर्नमेंट के लिए, जिससे कि आप अपने आगे उनकी रिपोर्ट्स बना सकें बच्चों के संबंध में। तो इस तरह के संख्यात्मक रूप में जब भी कोई आंकड़े आप व्यक्त करते हैं तो उनको मतलब संख्यात्मक वर्णन करते हैं, जब किसी भी
जानकारी का, तो उसे हम आंकड़े कहते हैं। तो यानी कि अगर आपने किसी चीज़ को संख्या के रूप में, अंकों के रूप में हम किसी चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं, चाहे वो बच्चों की जानकारी हो या फिर व्यय की जानकारी हो, किसी भी चीज़ की हो, और वो आंकड़ों में उनको जब अंकों में प्रस्तुत कर रहे हैं, संख्यात्मक वर्णन है उनका, तो वो आंकड़े यहाँ पर कहलाएंगे। आंकड़ों की एक परिभाषा यहाँ बनती दिख रही है, तो आप इसको याद रखिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, आंकड़े जो होते हैं विभिन्न स्रोतों से, यानी कि प्रत्यक्ष तरीकों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, अप्रत्यक्ष तरीकों से भी संग्रहित किए जा सकते हैं। संग्रहित आंकड़ों को सुव्यवस्थित रूप से लगाना होता है और उनके आगे के प्रयोगों में जिससे सुविधा हो। तो आंकड़े तो हमको मिल गए, लेकिन अगर हम उसको सही ढंग से मेंटेन नहीं करेंगे, उनका रिकॉर्ड हम प्रॉपरली, यानी कि हर आंकड़े को रिकॉर्ड करने का, उनको मेंटेन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो उन तरीकों को समझना बहुत ज़रूरी है कि किन आंकड़ों को हम किस तरह से संग्रहित करें, उनको रिकॉर्ड करके रखें, जिससे हमें बड़ा आसान हो बाद में चीज़ें फाइंड आउट करने में, निकालने में। तो ये यहाँ पर बताया गया है। आगे इसी में बढ़ते हुए बताया गया है कि 8.3.1 में आंकड़ों का संग्रह, अब इसके बारे में बात की जा रही है, किन किन तरीकों से आंकड़ों का संग्रह आप करेंगे, किन से उन्हें रिकॉर्ड करेंगे एक तरह से। तो आइए इनके बारे में समझते हैं यहाँ पर। तो आंकड़े कुछ ऐसी जानकारी हैं जो किसी न किसी परिणाम की तरफ इशारा करते हैं, कुछ परिणाम को निकालने में मदद करते हैं, ये आप सभी जानते हैं। उनका एक उद्देश्य होता है। आंकड़ों के संग्रह के स्रोत पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है कि एक कक्षा 6 के यहाँ पर विद्यार्थी हैं, माफ़ कीजिएगा, कक्षा 7 के यहाँ पर विद्यार्थी किसी पिकनिक की तैयारी कर रहे हैं। कक्षा में अध्यापक ने उनसे सेब, केला, संतरा, अमरूद और अपनी पसंद के फल के विषय के बारे में पूछ लिया। अध्यापक ने व्यक्तिगत रूप से छात्रों से पूछकर एक सूची तैयार की, जिससे कि अध्यापक को छात्रों की पसंद के अनुसार फलों को बांटने में सहायता मिलती है। तो यहाँ पर बात ये गई, विद्यार्थियों से सीधे बात की गई यहाँ पर, और आंकड़े सीधे स्रोत से लिए गए जिनसे हमें प्राप्त किया गया, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट यहाँ विद्यार्थियों से आंकड़े लिए गए कि उनकी क्या पसंद है, और ऐसा उदाहरण यहाँ पर बताया गया है जिसमें आंकड़े उनके प्रारंभिक स्तर से ही संग्रहित कर लिए गए हैं। तो बच्चे यहाँ पर प्रारंभिक स्रोत हैं, तो इस तरह से ये चीज़ की गई, आंकड़े के लिए गए। दूसरा उदाहरण दिया गया है कि हम किसी गांव या कस्बे में हैं और व्यक्तियों की आय वर्गों की संख्या जानना चाहते हैं। मतलब कि यानी कि आय वर्गों के विषय के बारे में हम यहाँ पर, अब जानने के कई तरीके होंगे, हम डायरेक्ट व्यक्तियों से जाकर नहीं पूछेंगे। यहाँ पर हम इन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे नगर पालिका, पंचायत के कार्यालय में कई ऐसी जनगणना की रिपोर्ट होंगी, और भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जहाँ से हम ये जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, इस तरह की जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए और संग्रहित करने के लिए। तो ये देखा, यहाँ पर अप्रत्यक्ष तरीके से काम हो रहा है। जिन लोगों के बारे में जानकारी चाहिए, हम उनसे डायरेक्ट नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम दूसरे तरीकों से आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। तो ये है एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से आंकड़े एकत्रित करना, संग्रहित करना। तो इस तरह से जो संग्रहित किए जाते हैं, गौण आंकड़े कहे जाते हैं। तो ये नाम आप समझते जाइए, वर्ड्स को आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर्स में। तो गौण आंकड़े इस तरह से किया जाएगा जो अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए गए हो। तो विभिन्न स्रोतों से संग्रहित आंकड़े किसी भी ढंग से व्यवस्थित तथा संगठित ना किया गया हो, तो उसे यथा प्राप्त आंकड़े कहा जाता है। तो यानी कि जब कई सोर्सेज से हमने आंकड़े प्राप्त कर लिए, जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन किसी भी ढंग से उसको ढंग से व्यवस्थित या संगठित नहीं किया गया, यानी कि वो बहुत ही अव्यवस्थित हैं, तो ऐसे आंकड़ों को हम यथा प्राप्त आंकड़े कहेंगे। तो यथा प्राप्त आंकड़े क्या होते हैं, गौण आंकड़े क्या होते हैं, ये आप सब समझते जाइए, ये आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, मान लीजिए इस तरह से, किसी मैचों की संख्या दी गई है जिसमें तेंदुलकर ने कुछ रन बनाए हैं मैचों की संख्या में। अब ये मैचों में जो उन्होंने रन बनाए हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ रनों को किसी भी संगठित नहीं किया गया है, यानी कि बस ऐसे ही लिख दिया गया है, व्यवस्थित नहीं किया गया है। तो इसलिए यह जो प्राप्त आंकड़े हैं वो यथा प्राप्त आंकड़े हैं, जैसे मिले वैसे ही लिख दिया गया, यानी उनको व्यवस्थित नहीं किया गया। यथा प्राप्त का मतलब है जैसा हमको दिया गया वैसा ही लिख लिया गया। तो ये सिंपल सी चीज़ है। जब किसी पहलू के आधार पर आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है, अब यहाँ पर किसी खास चीज़ के अनुसार हम आंकड़ों को डिवाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं उनका, तो इसे हम विवरण कहते हैं, बंटन आप जैसे कह सकते हैं। इसमें हम बात करें तो क्लासिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, जानकारी के विभिन्न पहलुओं जैसे अंक, आयु, ऊंचाई, आय आदि को बताने वाली संख्याएं बंटन के प्राप्तांक कहे जा सकते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं हमें इतने अंक प्राप्त हुए, इतनी ऊंचाई है, इतनी आय है, तो इन मदों के अंतर्गत हम
संख्याओं को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि कितने बच्चों को कितने अंक प्राप्त हुए, क्लासिफाई कर दिया, इस अंकों इस रेंज में कितने प्राप्त हुए, तो इस तरह से ये चीज़ बताई गई है। अब यथा प्राप्त आंकड़ों को संग्रह करके के उपरांत संग्रहित किया जाता है। तो यानी कि जो यथा प्राप्त आंकड़े हैं, यानी कि जैसा हमको मिले वैसी जानकारी लिख ली, उसके बाद जब उनको व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है, ये इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है यथा प्राप्त आंकड़ों को। आप भी ऐसा करते होंगे, तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते जाइए। 8.3.2 में बताया गया है आंकड़ों का सारणीबद्ध निरूपण। तो देखिए, सारणीबद्ध निरूपण की हम बात करें तो यहाँ पर जो भी प्राप्त आंकड़े हैं उन्हें अगर हम व्यवस्थित करते हैं, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, तो यहाँ पर ऐसे आंकड़े व्यवस्थित आंकड़े कहे जाते हैं। तो याद रखें आप, जब हम किसी क्रम में व्यवस्थित करते हैं आंकड़ों को तो उन्हें कहा जाएगा व्यवस्थित आंकड़े। तो यहाँ पर क्लियर है, उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी इकाई टेस्ट में जो बच्चों को 12 बच्चों को जो अंक प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। अब इनको शुरुआत में जो लिखा गया है वो यथा प्राप्त आंकड़े लिखे गए, यानी इनको व्यवस्थित नहीं किया गया है। देखिए 16, 7, 23, 10 आगे बढ़ते गए, लेकिन व्यवस्थित करने के बाद जब इसको लिखा गया है आरोही क्रम में, तो यहाँ पर 7 के बाद 9, 10, 12, 16 इस तरह से एक बढ़ते क्रम को अपनाया गया है यहाँ पर, और आगे व्यवस्थित रूप में लिखा गया है। तो ये होता है आंकड़ों का एक तरह से सारणीबद्ध निरूपण। एक तरह से इसमें आगे बढ़ रहे हैं हम। अब इसमें आगे बताया गया कि जब आंकड़ों की आप एक बहुत बड़ी संख्या को व्यवस्थित रूप में रखा गया हो तो उनसे निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन होता है। यानी कि अब ये छोटी चीज़ों के लिए तो ठीक है, जब कम आंकड़े हैं हमारे पास, कम नंबर्स हैं, जब संख्या ज़्यादा होगी तो इस तरीके से हम व्यवस्थित नहीं कर सकते आरोही और अवरोही क्रम में रखकर। तो इसके लिए कुछ और टेक्निक हमको अपनानी पड़ती है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि विभिन्न तरीके इस तरह के हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर जूतों के साइज के आंकड़े को संग्रहित किया गया है अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के जो भी जूतों के आंकड़े हैं एक कक्षा में। तो आप देख सकते हैं संख्या ज़्यादा है, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम दूसरा तरीका यहाँ पर अपनाया गया है। तो यहाँ पर मिलान चिन्हों का प्रयोग किया गया। एक सारणी आप देखिए, यहाँ पर एक तरफ लिखा हुआ है जूते का साइज, बीच में कुछ आपको लकीरें दिखाई दे रही होंगी, और एक तरफ लिखी है विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या को ऐप से निरूपित किया गया है। अब ये क्या है ये आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर हर संख्या को एक मिलान चिन्ह बनाया गया है, जैसे कि 5 को दर्शाने का जो चिन्ह है, 4 खड़ी लकीरें और एक उनको काटती हुई लकीर है यहाँ पर वर्टिकली। तो इसको 5 को निरूपित करने के लिए ये चिन्ह यहाँ पर उपयोग किया गया है। तो इस के ज़रिए ही हम बाकी संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 7 को निरूपित करने के लिए 4 खड़ी हुई लकीरें, उनको काट रही एक लकीर 5 को निरूपित करती है, उसको लिखा गया है, और 2 खड़ी हुई लकीरें वर्टिकली जो लकीर हैं वहाँ पर ली गई हैं। तो इस तरह से 7 को किया, इसी प्रकार से 2 ऐसे 10 को किया गया है, 6 को किया गया है, 2 को किया गया, आप समझिए। तो बिल्कुल सिंपल है, एक मिलान चिन्ह बना लिया गया, एक चिन्ह को मान लिया गया कि 5 ये होता है, और उसके अनुसार संख्या को निरूपित किया जा रहा है। तो ये भी एक तरीका है। यहाँ पर आप विद्यार्थियों की संख्या को यहाँ पर F से निरूपित किया गया है, जिसे हम बारंबारता कहते हैं, नीचे लिखा गया है। और ये अवर्गीकृत बारंबारता क्लासिफिकेशन का बंटन का उदाहरण है। तो मिलान चिन्ह समझ गए होंगे आप क्या होते हैं। इस तरह से टेक्निक आप समझ लीजिए यहाँ पर, तो ये आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर आगे आपको और भी उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि गणित का एक टेस्ट में आप यहाँ पर कक्षा 6 के 40 विद्यार्थियों के अंक यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इनको भी आरोही अवरोही क्रम में लगाने का एक सिस्टम बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंक काफ़ी सारे अव्यवस्थित थे, उसके बाद उनको आरोही क्रम में लगाया गया, व्यवस्थित यानी कि बढ़ते क्रम में। 7, 8, 9, 10, 12 मतलब 13, 14, 15 जितने भी उनके नंबर आए हैं उनको एक क्रम में लगा दिया गया, बढ़ते क्रम में। तो अंकों की बहुत बड़ी संख्या को इस ढंग से व्यवस्थित करने में अधिक सहायता नहीं मिलती है। तो इसके लिए हमको इसी प्रकार इन अंकों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन में लगाने पर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है, इन अंकों को व्यवस्थित करने का एक अन्य ढंग सोचिए, यानी कि इनको व्यवस्थित करने के लिए एक अलग तरीका आप सोचिए। यहाँ पर ये आप ध्यान रखें यहाँ पर। तो इसका एक दूसरा तरीका बताया गया है कि किस तरह से आप करें। इसको क्या किया गया है, देखिए 10 अंकों का एक ग्रुप बना दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो 10 से 20 का एक ग्रुप बना दिया। इसी तरह से और आगे ग्रुप्स बनाते जाइए आप, 20 से 30 का, 30 से 40 का।
तो यहाँ पर उनके आधार पर हमारे बंटन के कितने अंक हैं, इस वर्ग अंतराल में कितने आएंगे, तो इसमें जो जो अंक आएंगे उसके अनुसार आप बांट सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। इसको आप एक उदाहरण से आगे, मतलब इस चीज़ को आप इस तरह से समझिए, तो हम यानी कि 10 से 20 के ग्रुप में कितने अंक आए हैं, कितने लोगों के अंक आए हैं, उसके बाद 20 से 30 के बीच में विद्यार्थियों को कितने यहाँ पर अंक प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से वर्गीकृत करके हम यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं अंकों को। तो ये भी एक तरीका है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो न्यूनतम अंक है, देखिए आप 7 हैं जो अंक प्राप्त हुए हैं विद्यार्थियों को, और अधिकतम है 94। तो यहाँ पर कुछ बंटों के अंकों का जो परिसर है वो निकाला गया है। तो अधिकतम में से यहाँ पर 7 घटा दिए गए हैं, तो 87 हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो यदि हम वर्ग अंतराल की लंबाई 10 ले रहे हैं, यानी कि 0 से 9, 10-10 के ग्रुप में एक तरह से डिवाइड कर रहे हैं, ये आप सारणी देखिए, इससे आपको सही समझ में आएगा। तो 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, ये ऐसे ग्रुप्स बनाए गए हैं। 10-10 का यहाँ पर ग्रुप है और उनको मिलान चिन्हों के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जैसा कि हमने पहले भी किया था मिलान चिन्हों के। तो देखिए यहाँ पर 0 से 9 के बीच में संख्या बताई गई है 3, यानी कि 0 से 9 के बीच में जिन बच्चों के अंक आए हैं वो 3 हैं। तो यहाँ 3 खड़ी लकीरों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार से 10 से 19 के बीच में 5 बच्चे ऐसे हैं, यहाँ पर उनके अंक आए हैं, तो उनको 5 लिखा गया है और उसको मिलान चिन्ह से प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से आगे भी जितने जितने ग्रुप्स में जो अंक बच्चों ने प्राप्त किए हैं, जितने बच्चे आए हैं, उनको यहाँ पर लिखा गया है। तो ये एक तरीका यहाँ पर अपनाया गया है। ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन का एक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ हमने क्लासिफाइड किया है। इससे पहले अवर्गीकृत को समझा था और यहाँ पर वर्गीकृत करके यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ आप ये ना समझें यहाँ 90 से 99 लिखा गया है, तो इसको एक फॉर्मूला, ये वर्ग अंतराल का एक साइज निकालने का एक तरीका बताया गया है कि बड़ी संख्या 69 में से -60 किया +1, तो 10 का एक ग्रुप बनता है। तो एक तरह से आप इस तरह से क्लासिफिकेशन आप सभी जानते ही हैं, तो मिलान चिन्हों से हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्लासिफाइड करके, वर्गीकृत करके हमने यहाँ दर्शाया है। तो 0-9 के स्थान पर हम इस तरह से भी लिख सकते थे, देखिए यहाँ पर 10, 0 से 10 यहाँ पर, लेकिन आखिरी संख्या को छोड़ दिया जाता है जो ग्रुप हम बना रहे हैं। जैसे 0 से 10 का बनाया है तो यहाँ 0 से 9 लिखा गया है, 10 से 20 का बनाया गया तो 10 से 19 लिखा गया है। तो इस तरह से ये हम ग्रुप बनाते हैं 10-10 का, इस तरह से चीज़ करते हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर को बस हम यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर से हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे, आंकड़ों का सचित्र चित्रण कैसे होता है। तो अगर लेक्चर आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर कीजिए इन्हें। जुड़े नहीं हैं हमसे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को दबाइए आगे के लेक्चर्स देखने के लिए। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।